हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। मथुरा के सिलसिले में कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए। श्याम सुंदर शुक्ला, विश्वभद्र पुजारी महासंघ। लेकिन पेटिशन सुप्रीम कोर्ट ने सुनी बीजेपी से एसोसिएटेड एडवोकेट अश्विनी कुमार की। 53 पेज की इनकी पेटिशन थी और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इस पिटीशन पे अपना रिस्पांस दें। जिस समय बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी 6 दिसंबर 1992 को, तो एक नारा ये भी था, ये तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। काशी में भी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है, नोटिस हुआ है। मथुरा में भी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन इसमें मेन बात जो है इन पेटिशंस में, और ख़ास तौर से अश्विनी कुमार जी की पेटिशन में, कि इसमें एक लॉ की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। ये कौन सा लॉ है? द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। अयोध्या का शिलान्यास का मामला 1989 में हो चुका था। देश के बहुत से शहरों में दंगे हुए थे, बहुत वायलेंस हुई थी। उस मसले को हल करने के लिए एक लॉ बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि अयोध्या को छोड़कर अब बाकी जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका जो भी स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था उसे फ्रीज कर दिया जाए और कोई भी केस अब फाइल नहीं किया जाएगा उस स्टेटस को चेंज करने के लिए। अगर उसके बाद कोई कन्वर्जन होता है तो वो केसेस डिसाइड किए जाएंगे इस लॉ के तहत। बाबरी मस्जिद के जजमेंट में भी इस लॉ का जिक्र आया है, उसके बारे में कुछ बात होगी। लेकिन पहले आइए जरा सा समझ लेते हैं कि यह लॉ है क्या। देखिए, इसकी प्रियम्बल में कहा गया, एन एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, बौद्ध भी। एंड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15th day of August 1947। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए कल प्रधानमंत्री जी ने दांडी यात्रा में शुभारंभ किया। एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई गई है। पेटिशन ये कह रही है कि ये डेट 15 अगस्त की जो तय की गई ये आर्बिट्रेरी है। ये 15 अगस्त की महत्ता को क्या कुछ कम करना नहीं है? फिर इस लॉ में जो सेक्शन आया वो ये कि नो पर्सन शेल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ इनटू अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन और ऑफ अ डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ। रिलीजियस डिनोमिनेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 26 से पिकअप किया गया है। बाबरी मस्जिद सीरीज में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था कि अच्छी बड़ी लड़ाई सुन्नी और शियाओं में होती रही। यानी अब अगर कोई शिया मॉस्क है तो उसे सुन्नी मॉस्क नहीं बनाया जा सकता, कोई सुन्नी मॉस्क है तो उसे शिया नहीं बनाया जा सकता। फिर सेक्शन 4 में कहा गया, इट इज हेयर बाई डिक्लेयर्ड। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिक्लेयर्ड। ये एक डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट है दैट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप existing on 15th day of August 1947 shall continue to be the same as it existed on that day। और जितने भी केसेस फाइल किए हुए हैं वो सारे केसेस अबेट करेंगे,
फ्यूचर में जो केस फाइल होगा उस केस को इस लॉ के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। जैसे ये अश्विनी कुमार जी का केस सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो अब ये लॉ है, इसके तहत इसको डिसाइड करना होगा। और ये भी बात इसमें लिखी गई कि ये वाला जो प्रोटेक्शन है ये उन डिस्प्यूट्स पे ऑपरेट नहीं करेगा जो सेटल्ड हो गए हैं। मथुरा और काशी दोनों में कोई ना कोई सेटलमेंट हो चुका है। तो ये इस लॉ के बारे में बात हुई। फिर इसमें साफ तौर से बाबरी मस्जिद केस को एक्सक्लूड किया गया सेक्शन 5 में। Nothing contained in this act shall apply to the place of worship commonly known as Ram Janmabhoomi Babri Masjid situated in Ayodhya in the state of Uttar Pradesh, and to any suit, appeal or other proceeding relating to the said place of worship. बाबरी मस्जिद के केस पे ये लॉ लागू नहीं होगा और उसके तहत वो जजमेंट आया 19 नवंबर को 2019 को। और कोई भी आदमी जो इस लॉ की वायलेशन करेगा उसके लिए सजा प्रोवाइड की सेक्शन 6 में 3 साल की सजा होगी और फाइन होगा। अगर कोई अटेम्प्ट करेगा उसको भी वही सजा होगी 3 साल की और फाइन होगा। और फिर सेक्शन 7 में कहा द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any law other than this act। अब फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जहां लिखा हुआ है कि कोई इस खास क्राइम को ना करे, उसमें भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो इंक्लूड कर दिया गया। पार्लियामेंट को राइट है कि वो अपने किसी लॉ को कह सकते हैं कि इसकी ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। पार्लियामेंट को यह भी राइट है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाए। अब आइए देखते हैं कि अश्विनी कुमार जी की इस पेटिशन में क्या ग्राउंड्स ली गई हैं। सबसे बड़ी बात जो इस पेटिशन में कही गई है वो ये कि ये जो कट ऑफ डेट है 15 अगस्त 1947 की, ये इर्रेशनल है, ये आर्बिट्रेरी है, ये रिट्रोस्पेक्टिव है। दरअसल पेटिशन में मेंशन किया गया कि 1192 की डेट, और जो और पेटिशंस भी आई थी इससे रिलेटेड मथुरा से, उसमें भी कहा गया कि साहब 1192 की डेट बहुत अहम है। 1192 में मुस्लिम इन्वेजन शुरू हुआ। अब हिस्ट्री तो सही से पढ़नी चाहिए। 712 में सिंध को मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया था राजा दाहिर को हरा के। 1192 या 1526 या पानीपत की सेकेंड बैटल या थर्ड बैटल या बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ बक्सर, इनकी कोई अहमियत नहीं है। रियल डेट अब इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए 15 अगस्त है। लेकिन हम पहले समझते हैं कि ग्राउंड्स क्या ली गई। तो यह कहा गया कि यह रेट्रोस्पेक्टिव डेट है, आर्बिट्रेरी डेट है। अब देखिए, सरकार को, पार्लियामेंट को रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाने की राइट है। क्रिमिनल लॉ में सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं बनाया जा सकता। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है संविधान का, वो कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं हो सकता। टैक्सेशन के जितने लॉज होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं। वोडाफोन के केस में हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया। दूसरी बात यह कही गई कि इसमें जो जुडिशियल रेमेडीज खत्म की गई हैं वो वॉयलेट कर रही हैं प्रिंसिपल उबी जस इबी रेमीडियम। ये टॉर्ट लॉ का प्रिंसिपल है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी।
पर क्या राइट एब्सोल्यूट होता है? क्या राइट कर्टेल नहीं होते? क्या फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी संविधान से नहीं हटाया गया था? फिर इसमें कहा गया कि सेक्शन 2, 3 एंड 4 असंवैधानिक हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, बिकॉज वो वायलेट करते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29। 29 है राइट टू कल्चर। फिर रेफरेंस दिया गया कि स्टेट की ड्यूटी है हिस्टोरिकल प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने की आर्टिकल 49 के तहत। सही बात है। क्या यह ड्यूटी 6 दिसंबर 1992 को नहीं थी, जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरा दी गई? अगर यह ड्यूटी है, जो कि है, तो यह ड्यूटी का वायलेशन हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने वो माना है अपने बाबरी के जजमेंट में कि जो 6 दिसंबर को हुआ था वो एक बहुत बड़ा रॉन्ग था। फिर यह बात, एक बड़ा संवैधानिक मुद्दा उठाया गया कि यह लॉ पिलग्रिमेज से डील कर रहा है। जो पिलग्रिमेजेस विद इन इंडिया होंगी वो एंट्री 7 लिस्ट 2 के तहत स्टेट असेंबलीज का ज्यूरिसडिक्शन है। जो इंडिया से बाहर होंगी, मानसरोवर कोई जा रहा है, जेरूसलम जा रहा है, मक्का मदीना जा रहा है, वो पार्लियामेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आई। मैं ये समझता हूं कि ये इस केस का एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है। फिर ये बात कही गई कि जो बहुत से केसेस कोट करके कि जुडिशियल रिव्यू एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। इंदिरा गांधी के केस का जिक्र किया, जो कि गांधी की स्पेलिंग गलत है वैसे। मिनर्वा मिल्स के जजमेंट का सही कोट किया गया। कहा गया कि राइट टू जुडिशियल रेमेडी कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द स्टेट। और आर्टिकल 32 और 226 की जो पार्लियामेंट की पावर है, इट कैन नॉट बी टेकन अवे। फिर यह कहा गया कि साहब देखिए, मुसलमानों को तो राइट है सेक्शन 107 के तहत कि लिमिटेशन एक्ट उनके ऊपर लागू नहीं होता वक्फ प्रॉपर्टी। बात को ट्विस्ट किया जा रहा है। लिमिटेशन एक्ट जब आता है मैदान में, जब आप केस फाइल कर सकते हैं। 1991 का एक्ट जिस तरह मंदिरों पे लागू है, इसी तरह मस्जिदों पे, चर्चेस पे, गिरजाघर पर, गुरुद्वारों पे, सब पे लागू है। इसलिए ये 107 वाला जो वक्फ एक्ट वाला पॉइंट है, वो मेरे ख्याल से कोर्ट को इंप्रेस नहीं करेगा शायद। फिर यह बात कही गई कि प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है, तो उन्होंने कहा प्लेस ऑफ वर्शिप वो है जो पर्सनल लॉ के हिसाब से प्लेस ऑफ वर्शिप हो। ये बाबरी मस्जिद में भी आर्गुमेंट था, कोर्ट ने इसको टेकअप करने से इनकार किया कि साहब जो ये मस्जिद थी, ये मस्जिद थी ही नहीं इस्लाम के हिसाब से, क्योंकि इस्लाम में किसी दूसरे धर्म के प्लेस ऑफ वर्शिप को गिराकर मस्जिद बनाना ममनू है, प्रोहिबिटेड है। यह आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट ने लेने से इनकार किया। फिर एक बड़ी अजीब बात कही गई कि सिटीजन हैव राइट टू रेस्टोर इट्स पास्ट ग्लोरी। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है कि हम पास्ट में ज्यादा जीना चाहते हैं और फ्यूचर में नहीं देखना चाहते। आर्गुमेंट लिया गया कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिसमें जो इलीगल एक्शंस हैं इन्वेडर्स के, उनको लिजिटिमाइज किया जाए। अब इन सारे मामलात पे 5 जज बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नवंबर 2019 का है। समझते थे कि बाबरी मस्जिद के केस के बाद इन झगड़ों पे अब पर्दा पड़ेगा। एक तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट का भी होप था, लोगों का भी होप था। वो कर्टन नहीं हो रहा। जून 2020 में ही केस फाइल हो गया मथुरा के बारे में, और अब ये अश्विनी कुमार जी गए हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया। क्वेश्चंस क्या हैं कि क्या सेंटर को पावर है कि क्लोज कर दे
अदालतों के दरवाजे जुडिशल रेमेडी को बार कर दें? क्या पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस थी ये लॉ बनाने की? हिंदुइज्म लॉ इन फोर्स था 1950 में। क्या सेक्शन 2, 3 एंड 4 असंवैधानिक हैं? आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26, 29 का वायलेशन है? क्या ये डिस्टिंक्शन कि 1991 एक्ट में राम जी के बर्थ प्लेस को प्रोटेक्ट कर दिया और कृष्ण जी के बर्थ प्लेस को प्रोटेक्ट नहीं किया, ये डिस्टिंक्शन सही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो ये 2 जज की बेंच थी, चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की और जस्टिस बोपन्ना की, वो बाउंड है 5 जज बेंच का जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का है। मैंने लिखा था कि बाबरी मस्जिद के जजमेंट में बहुत से पॉजिटिव्स, हिंदू का आर्टिकल, उस पर बड़े कुछ मुसलमान लोग मुझसे नाराज हो गए कि साहब आप जजमेंट की तारीफ कर रहे हैं। आज वही जजमेंट के खिलाफ लोग अदालत में गए हैं। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट is intrinsically related to the obligations of secular state. It reflects the commitment of India to the equality of all religions. Above all, the Places of Worship Act is an affirmation of solemn duty which was cast upon the state to preserve and protect the equality of all faiths as an essential constitutional value, a norm which has a status of being a basic feature of the Constitution. कोर्ट ने कहा कि there is a purpose underlying the enactment of Places of Worship Act. क्या पर्पस था? वहां पेटिशन में कहा जा रहा है पास्ट ग्लोरी को रिवाइव करने का सिटीजन को राइट है। यहां सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है बाबरी मस्जिद के जजमेंट में, पास्ट रॉन्ग्स कैन नॉट बी करेक्टेड बाय लॉ। कोर्ट कह रही है द लॉ इज स्पीकिंग ऑफ आवर हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कैन नॉट बी रेमेडीड by the people taking law into their hands. In preserving the character of places of public worship, Parliament has mandated in no uncertain terms that history and its wrongs shall not be used as instrument to oppress the present and the future. Court concerned है present और future से। होम मिनिस्टर को कोट किया जब 1991 का एक्ट पास हो रहा है, बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है। होम मिनिस्टर ने कहा था कि हम कोई नए डिस्प्यूट नहीं खोलना चाहते, जो कंट्रोवर्सीज लोग भूल चुके हैं उनको हम चाहते हैं कि अब खत्म हो जाएं। एक बाबरी मस्जिद का केस तो चलेगा, लेकिन अगर हमारी सियासत ही बेस्ड हो ओल्ड और रिलीजियस और इमोशनल और सेंटिमेंटल मुद्दों पर, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबरी मस्जिद के जजमेंट का पैराग्राफ 101 पढ़ रहा हूं। Places of Worship Act, which was enacted in 1991 by Parliament, protecting the secular fundamental value of the Constitution. Paragraph 102, the Places of Worship Act imposes a non-derogable obligation towards enforcing our commitment to secularism under Indian Constitution. और फिर सबसे अहम पैराग्राफ इतिहास के बारे में है। नॉन रेट्रोग्रेशन,
प्रतिक्रमण, बहुत गलत काम हुए हैं पास्ट में, आज उनको रेमेडी नहीं किया जा सकता। कोर्ट कह रही है नॉन रेट्रोगेशन इज अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ विच सेकुलरिज्म is the core component. The Places of Worship Act is thus a legislative intervention which preserves non-retrogression as an essential feature of our secular values. Para 997 में कहा the court cannot enforce claims that stem from the actions of the Mughal rulers against Hindu places of worship in a court of law today. For any person who seeks solace or recourse against the actions of any number of ancient rulers, the law is not the answer. Supreme Court कह रही है, our history is replete with actions that have been judged to be morally incorrect and even today are liable to trigger vociferous ideological debate. Under our rule of law, this court can adjudicate upon private property claims that were expressly or impliedly recognized by the British sovereign and subsequently not interfered with upon Indian independence. आपको मालूम है बाबरी मस्जिद में कोर्ट ने यह उसूल बना दिया था कि हम उस एक्शन को देखेंगे जो अंग्रेजों ने लिया। इसलिए उन्होंने यह कहा कि साहब 1857 में क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट, और उन्होंने कहा तब से यह डिस्प्यूटेड मैटर है। मैं ये समझता हूं कि इतनी जल्दी बाबरी मस्जिद के जजमेंट के बाद उस जजमेंट से पलट जाना एक नई चुनौतियां देश के लिए क्रिएट करेगा। रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यह बात सही है कि बाबरी मस्जिद केस में यह मुद्दा नहीं था, इस पर बहस नहीं हुई, लेकिन बाबरी मस्जिद केस में यह भी मुद्दा नहीं था कि क्या 1528 से 1857 तक नमाज होती थी। यह इशू फ्रेम नहीं हुआ था। अगर प्रश्न उठेंगे तो फिर बहुत प्रश्न उठ जाएंगे। अगर यह लॉ जाएगा तो बहुत से बुद्धिस्ट खड़े हो जाएंगे और बहुत से हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर क्लेम होगा। इतिहास दर्दनाक है, ज्यादतियों और जुल्म से भरा हुआ है। उस इतिहास को आप आज ठीक नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूं कि भारत सरकार शायद इस केस में कोई ऐसा स्टैंड ले जिससे ये झगड़े खत्म हो। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।